पिछली बार, अब बातें बंद करें जरा। पिछली बार मैंने आपको पिछली बार सारी की सारी रेशोज को डिटेल में, फॉर्मूला कैसा, उसके डिटेल, माइनर मेजर सारी चीजें डिस्कस करी थी। हम लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट लेके चल रहे थे हम लोग। इंक्रीज डिक्रीज के कुछ क्वेश्चंस में आपके साथ, जैसे मतलब डेट इक्विटी के साथ कैसे चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के साथ कैसे लेके चलते हैं, वो वाला पार्ट। और एक प्रिंट आउट में ले रहा था जो कि मैं नहीं ले पाया आज प्रिंट आउट, तो व्हेन यू विल कम इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव इट द प्रिंट आउट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज वाला भी। नहीं दिया था तुम्हें, दिया होगा अलग बात है, वैसे नहीं तो ग्रुप पे डाला हुआ था, वैसे हार्ड कॉपी मैंने नहीं दी थी उसकी। तो अब मुझे बताइए कि अगर आपने क्वेश्चंस करे तो कोई डाउट है, कोई परेशानी है क्वेश्चन करते समय अगर आपको आई हो तो मुझे बताइए। एनीबडी पीछे से? अरे माही, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या हाँ सर का मतलब है कि इसके क्वेश्चंस जो है उसमें कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। नाइस, द मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर। दैट्स गुड। इलस्ट्रेशन नंबर लेके चलिए आप मेरे साथ। हंड्रेड एंड 121 और 122 करेंगे अभी हम लोग। ये सब कंपार्टमेंट में आए हुए क्वेश्चन, और कंपार्टमेंट में लेवल थोड़ा अच्छा होता है। तो मतलब अगर आपकी तैयारी कंपार्टमेंट के लायक है तो आप पेपर को, बोर्ड का पेपर आप क्या करते हैं, 3 के में ऐसे उड़ा देंगे। मैं फिर बार बार कहता हूँ, इशू ऑफ शेयर्स वो चैप्टर है जिसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे खत्म हो जाता है। रेशो वो चैप्टर है जिसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे खत्म हो जाता है। कैश फ्लो प्रैक्टिस नहीं करेंगे खत्म हो जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, जैसे पीछे अब आप बोल रहे हैं कि रेशो की प्रैक्टिस नहीं करी तो खत्म है चैप्टर। चाहे आपको रेशो ढंग से रटी हुई हो, लेकिन देखो बेटा, रेशो रटना इज अ डिफरेंट थिंग, और उसको अप्लाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक क्या होने वाला है, नहीं बने की बात। चलिए देखें जरा। 119 लेके चल रहे हैं 2020, तो यानी कि कोरोना वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था 2020 में। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था। A company had a liquid ratio 1.5:1 and current ratio is 2:1. Inventory turnover ratio 6 टाइम है, और टोटल करंट एसेट्स जो है आपके पास 2 लाख रुपए दे रही है बस। मतलब नोन से अननोन की तरफ चल रहे हैं आप। इलस्ट्रेशन नंबर 119। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो जो आपके पास है वो क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज बराबर है 1.5:1। ये ले रखा है, दिस इज वन इंफॉर्मेशन। और साथ ही साथ आपसे बोलता है क्या, करंट रेशो जो कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज 2:1 दे रखी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो दे रखी है कितनी आपके पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6/1। 6 टाइम्स का मतलब वही हो गया, 6 टाइम्स 6/1 दे रखा है। और आपके पास और तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक और दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ द गुड्स आर सोल्ड 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 25/100, ये है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास दे रखी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इस बात पे? चलो, अच्छा, अगर कहीं से मुझे इन्वेंट्री पता चल जाए, कैसे पता चल रहा है? हाँ, नहीं, पर एक और चीज देखते हैं। हाँ, करंट एसेट्स तो दे ही रखा है ना हमारे पास यहाँ पर, करंट एसेट्स ये वाला। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा। करंट रेशो बराबर है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2/1। जो करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितने की दे रखी है आपको, 2 लाख की दे रखी है, अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, बताइए कितना निकलेगा? करंट लायबिलिटीज it will be what, 2 lakh upon में 2 which is 1 lakh।
करंट लायबिलिटीज हमारे पास निकल आया, ठीक है। करंट लायबिलिटी आपके पास है। अच्छा, अब आप देखिए जरा, अब आप देखिए लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशो क्या होती है वो? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5:1, जो कि किसके बराबर है? देखिए ये नहीं, लिक्विड एसेट्स हमें नहीं पता, लिक्विड एसेट्स एज इट इज रहने देंगे, अपॉन में करंट लायबिलिटी 1 कर देंगे, इज इक्वल टू 1.5:1 कर देंगे, ऐसे है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। अब आप देखिए कि लिक्विड एसेट्स जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे निकलता है बताइए? 1 लाख इंटू 1.5/1 ऐसे निकलता है, 1,50,000, हाँ है ना, लिक्विड एसेट्स निकल आया। अब आप जानते हैं कि लिक्विड एसेट्स बराबर होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, और लिक्विड एसेट्स आपके पास 1.5 लाख की है, ठीक है, करंट एसेट्स 2 लाख की है, इन्वेंट्रीज हमें नहीं पता, तो इन्वेंट्रीज जो कितना होता है 2 लाख माइनस 150, इन्वेंट्री आपके पास आ गई 50,000 रुपए की, इन्वेंट्री निकला भाई आपकी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री तब होता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग हो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो सीधा इन्वेंट्री लिखेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में? हमें इसने बोला क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे चले आए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो किसके बराबर है? देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं ये, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रुक जाओ, 6/1 होल्ड करें यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में इन्वेंट्री 50,000 इज इक्वल टू 6/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 6 इंटू 50,000 बराबर कितना हो गया, 3 लाख। और ठीक है, क्या बोला हुआ है जीपी, जो बोला हुआ है क्या बोला हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट, ये तो बोला हुआ है, अरे जीपी ये तो बोला 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ यानी कि 3 लाख का कितना 25/100, 75,000। और आप जानते हैं क्या कि जीपी इज इक्वल टू व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस। अब बताओ, गिरते पड़ते बच्चों के लिए कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, जो बच्चे पहली बार फेल हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं आता, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था तुम्हारा, 3 लाख। सो व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, व्हिच इज 3,75,000, दिस इज योर आंसर, ऐसे करके निकाल लिया। क्या चाहिए? बुक में गलत दे रखा है, हैं? थ्री, बेटा 350 प्लस 75,000, हाँ मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, वो 375 ही होना था आंसर, लेकिन उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी थी, 3 लाख ही तो थी, और उसमें क्या जोड़ दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ठीक है, मतलब प्रिंटिंग की एरर है थोड़ी सी, उसको ठीक कर लेंगे। कुछ नहीं, तुम ये अपना आंसर ये लिखो ना यार, यहाँ पर तुम इसको देखो अपना, तुम इस आंसर को देखिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 120, इलस्ट्रेशन 120 आप लोग करिए एक बार। 120, 121 और 122 अच्छे क्वेश्चन है, तीनों के तीनों कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन जहां भी दिख जाए ना, बस समझ लो तुम्हें इट्स अ रिवॉर्ड टू यू, उसको सॉल्व करिए। 120 करिए सॉल्व जरा एक बार अपने आप, ये लीजिए 120 सॉल्व करेंगे। क्या इस इलस्ट्रेशन 119 में किसी का कोई डाउट है? देखिए मैं रिकैप्चुलेट करूं, अगर इसको तो हमने क्या किया है, हम नोन से अननोन की तरफ चले हैं,
हमने देख लिया हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मुझे अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहीं से पता चल जाए तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से लगा के मैं अपना आंसर निकाल सकता था, और वो हमें दिखेगा यहाँ पर कहीं पर। यहाँ देखा ना आप लोगों ने, करंट रेशो में एसेट्स दे रखी थी, करंट रेशो भी दे रखी थी, तो हमने करंट लायबिलिटी निकाली, करंट लायबिलिटी को लिक्विड के अंदर रख दिया तो लिक्विड निकल गया। लिक्विड में से अगर आपने क्या कर दिया, करंट एसेट्स वाले फॉर्मूले को लिखा है तो इन्वेंटरी निकला, इन्वेंटरी निकला है तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में रखा, कॉस्ट निकल आया, कॉस्ट के साथ जीपी का रिलेशन ऐड करा प्लस किया तो क्या निकल आया आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब नोन से अननोन की तरफ आप चले। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो इनको कम से कम रिवाइज करके चलें, इंपॉर्टेंट लगाएं और उसको करके चलें, ठीक है। चलिए 100 कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, 120 करिए। ऑनलाइन क्लियर है सभी को ये, जिया को या बाकी लोगों को, सियांशी? Yes. वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपके सामने एनसीईआरटी खोल रहा हूँ। क्या ऑनलाइन वालों को एनसीईआरटी दिख रही है ये वाली, कैन यू सी दिस ऑनलाइन? Yes. प्लीज बताएं। Yes, sir. ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अरे ठीक है भाई, ये देखिए आगे दिखा रहा हूं मैं आपको। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज कैलकुलेटेड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसे करके है ये, ठीक है। क्लियर है भाई, बोलो सिड। इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नहीं लगा के चलेंगे। हाँ मतलब उसने उसका सोल्यूशन को मत लेके चलिए। देखिए जो भी कोई ऑथेंटिसिटी, अगर एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी हमारे लिए प्राइम है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन और सीबीएसई इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो विल फॉलो सीबीएसई का जो डिटेल है उसको फॉलो करके चलेंगे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, भाई हंसो मत, काम कर लो अपना। हो गया वो 120 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? हाँ तो ठीक है, जल्दी करिए इसको, फिर आगे बढ़ते। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। आपको मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट जीपी अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल जो होता है कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा है, तो जीपी निकल आएगा हमारा। तो जो पहली रेशियो हमारे पास आई है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विच इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। जीपी कैसे निकला आपका, जीपी वो निकला 787,500 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 395,600। कितना निकला भाई जीपी आपका, व्हाट इज योर जीपी? 391,900, ठीक है जी। और ये जो आपका है आंसर बनेगा क्या, 391,900 अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,787,500 इंटू 100। थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है पर इसमें हम सॉल्यूशन का सहारा ले सकते हैं। 49.76, ये बहुत ही आसान चीज थी इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। दिस इज वन। नंबर 2, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें चाहिए क्या, हमारे पास इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन है, कोई परेशानी नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर किसके है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास तो दे रखा है क्वेश्चन में 395,600 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखा है कितने का, 197,800। ये भी सॉल्यूशन आपका क्या है, एग्जैक्टली 2/1 यानी कि 2 टाइम्स हो गया। दिस इज डन। तीसरा आपको बोला वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ओह सुनो सुनो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, यहां दिक्कत हो रही है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो कि किसके बराबर होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स आपके पास दे रखी है,
और करंट लायबिलिटीज दे रखी है, तो कौन से हाँ सिंपल। तो इसमें क्या दिक्कत थी भाई तुम बोली मुझे क्या नहीं हो रहा था। अच्छा सेकंड वाले पार्ट पे बोल रहे थे, चलो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपका दे रखा है कितने का 787,500। वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई 399 माइनस में 237, 787,500 अपॉन में ये 399 बोले कितना हो गया, ये 162 हो गया। एंड यू विल गेट व्हाट 2/1 खत्म, मतलब हलवा चीज थी। दूसरा वाला पार्ट जो लेके चल रहे हैं उसमें है डेट इक्विटी रेशो निकालनी है आपको, डेट इक्विटी रेशो जो कि किसके बराबर होती है, डेट अपॉन में इक्विटी के बराबर होती है। पता नहीं यार बुक में दे रखा था मैंने लिख दिया। जरा नहीं ये तो 162 ही है। रेवेन्यू फ्रॉम तुम अरे यार ठीक है ना यार, ये कुछ और हो जाएगा, ये इससे बदल जाएगा। बुक वाले को नहीं लेके चलेंगे। बुक कितना 4.86 ऐसे, बुक में जो दे रखा है वो 2.44 दे रखा है, वो नहीं लेके चलना है आपको। वो तो मजाक मजाक में बोल दिया तो ठीक है, इसका मतलब थोड़ी सीरियसली लेके चलेंगे। जब हमने फॉर्मूला बदलवा दिया तो फिर चीजें बदलनी है ना इसके अंदर। डेट इक्विटी रेशियो जो होती है वो देखते हैं। पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको डेट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, डेट नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। ट्रेड पेबल दे रखा है, अदर करंट लायबिलिटी दे रखा है, और टोटल डेट दे रखे हैं 14 लाख रुपीस के। अदर करंट लायबिलिटीज है 12.5% ऑफ करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है क्या 25% मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो पहले जरा समझिए इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें गिवन, हमें मतलब हमें डेट चाहिए, डेट कहां से आएगा। देखिए डेट निकालने का तरीका क्या बनता है, या तो टोटल एसेट्स ढूंढ लो कहीं से, टोटल एसेट्स ढूंढ लो, और टोटल एसेट्स में से अगर शेयर होल्डर फंड वो दे नहीं रखा, देखो ना, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अप्रोच से चलते हैं इस क्वेश्चन में, हमारे पास एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है, या तो टोटल एसेट्स दे रखी हो और ये दे रखा हो तो हमें क्या ये पोर्शन निकल आएगा। इसके दो कंपोनेंट होते हैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो अगर हमारे पास ये निकल आया, और अगर हमें करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी करके डेट निकल आएगा। लेकिन यहाँ तो डेट ही निकलेगा ना, इक्विटी कैसे निकलेगी, आप उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इक्विटी की इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपके पास कहीं, नहीं दिख रही ना, दिख रही है इक्विटी की इन्फॉर्मेशन, नहीं दिख रही ना, चलिए फिर ठीक है। तो देखिए क्या करना चाहिए इसके लिए, सोल्यूशन देख के तो काम हो ही जाना है आराम से। मैं अगर टोटल एसेट्स को ढूंढ लूं तो मेरा कुछ काम बन सकता है। टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में से अगर मैं डेट माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा, इक्विटी निकल आएगा। चलो पहले टोटल एसेट्स लिखते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका, ध्यान से सुनना, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लायबिलिटीज, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली होती है। एवरीबडी इज ओके विद दिस, इधर से माही इस बात से एग्री करती है, यही तो होता है। इसमें फिर करंट और नॉन करंट लेके चल सकते हैं। टोटल एसेट्स ढूंढते हैं हम लोग। टोटल एसेट्स को लिखते समय मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे लिखना पड़ेगा टोटल एसेट्स को निकालते समय, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का है 15 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरे पास है 15 लाख का, एक प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने का 80,000 रुपीज का, ये नॉन करंट लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। और दो ही चीजें नॉन करंट में तो मेरे पास, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हाँ वो भी होगा प्लस 20,000 रुपए का, ये प्लस करंट इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूं मैं अब। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या दे रखा है पूरा, कहां दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखा है, क्विक एसेट्स दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है। तो क्विक एसेट्स में प्रीपेड जोड़ दूं अगर मैं, और इन्वेंट्री जोड़ दूं तो क्या होगा बताइए, बोलो हाँ या ना। हाँ ट्रेड रिसीवेबल्स भी आएगा, ट्रेड रिसीवेबल डेटर भी दे रखा है, नहीं दे कहाँ दे रखा है। और सुनो टोटल डेट दे रखी है हमारे पास, टोटल डेट हमारे पास है, करंट लायबिलिटी है हमारे पास,
हाँ, तो करंट एसेट्स तो निकालना ही पड़ेगा, तो करंट एसेट्स निकालिए पहले आप। यार बातें ना करो प्लीज। क्या कोई इन्वेंट्री क्लोजिंग दे रखी है आपके पास? हाँ, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री, बेटा समझो, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री लेके चलते हैं। यहाँ एवरेज इन्वेंट्री थोड़ी लेके चलनी है। तो देखिए, इधर देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है बताइए? हाँ, मोर देन, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर है एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बनेगी आपकी बताइए? 25% मोर देन प्लस 25%, यानी कि x/4। 25 का मतलब हो गया x/4, समझ रहे हैं? मतलब मैं अगर बोलूं तो इसको x का 25/100, यानी कि x प्लस x/4। ठीक है, ये बन गया। तो ये वाला। और आपकी मुझे बताइए कि व्हाट इज योर, रुक जा, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितने की? 1,60,000 की। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000 की है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की बनेगी? 160 प्लस 160 का 25/100, 160 प्लस 40 बराबर कितना बनेगा? 2 लाख बनेगा। तो जो इन्वेंट्री होती है हमारे पास, इन्वेंट्री ओपनिंग या क्लोजिंग में से अगर क्वेश्चन में लेनी होती है तो क्लोजिंग लेके चलते हैं, ओपनिंग लेके नहीं चलते हैं। या तो आप एवरेज लेके चलते हैं या फिर क्लोजिंग लेके चलते हैं। यहाँ अगर हमें इन्वेंट्री में ओपनिंग या क्लोजिंग में से चुननी पड़े तो हम क्लोजिंग चुनेंगे, क्योंकि ओपनिंग तो पिछले साल की होती है, इस साल की इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। तो अगर मैं करंट एसेट्स लेके चलूं यहाँ पर, तो क्या क्या लेके चलूंगा? पहले लेके चल रहा हूं मैं ट्रेड रिसीवेबल्स 1,50,000 के, प्लस उसके अलावा क्या होगा हमारे पास? प्रॉपर्टी प्लांट कुछ नहीं है। उसके बाद लेके चल रहा हूँ मैं अदर क्विक एसेट्स, कितने की? हाँ, 40,000 रुपीज, कितने के? 10,000 के। और प्लस ये इन्वेंट्री 2 लाख रुपए की। ये क्या निकला है सारा हमारे पास? टोटल एसेट्स निकला है ना? ये बताओ वैल्यू कितनी है? 15 तो 17, 16 लाख ये वाला हो गया, प्लस कितना हो गया ये? 2, 3, 3.5 लाख, ये हो गया 4 लाख। तो टोटल कितना आ गया? 20 लाख। इज दैट ओके विद एवरीवन? टोटल एसेट्स 20 लाख निकल आया। ठीक है, और आप मुझे बताइए टोटल एसेट्स बराबर है शेयर होल्डर्स फंड, और प्लस क्वेश्चन में टोटल डेट भी दे रखा है आपके पास। ठीक है, टोटल एसेट्स कितने की आपके पास? 20 लाख की। इज दैट ओके? शायद बुक से ना करें मैच। और ये वाला पार्ट, इस वाले को लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पर, टोटल डेट कितने का आपके पास है? 14 लाख है। एग्री करते हो इस बात से? टोटल डेट का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के हो गया। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया मेरे पास? 20 लाख माइनस 14 लाख बराबर है 6 लाख निकल आया। डेट मेरे मतलब शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी मेरे पास निकल आया। और अब मुझे चाहिए डेट। डेट के लिए मुझे चाहिए करंट लायबिलिटीज। अब आप जानते हैं ना कि टोटल डेट बराबर होता है क्या? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। और टोटल डेट क्वेश्चन में कितने का गिवन है आपके पास? टोटल डेट कितने का गिवन है? 14 लाख। लॉन्ग टर्म डेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि करंट लायबिलिटीज है कितना। करंट लायबिलिटी के बारे में क्या लिखा? 12.5% ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना निकाला था हम लोगों ने? 4 लाख। 4 लाख का 12.5/100, बताओ कितना आया ये? 14 लाख इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस कितना है बताइए? ये हटा दिया तो यहां से 0, 8, 50,000 रुपये आ गया। तो आपका लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया बताइए? अब लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया आपके पास? नहीं बेटा, वन देखो, ये तो सिर्फ करंट लायबिलिटी निकली है ना आपके पास, अदर करंट लायबिलिटी निकली है, और ट्रेड पेबल भी तो जुड़ेगा इसमें। नहीं समझे? ये जो पोर्शन निकला आपके पास, देखो यहां देखिए, करंट लायबिलिटीज जो है वो किसके बराबर है? ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज।
ट्रेड पेबल कितने के थे? 1,50,000 के। अदर करंट लायबिलिटी कितनी निकली? 50,000। तो करंट लायबिलिटी टोटल कितने की होगी आपके पास? 2 लाख रुपए की। गॉट इट? तो करंट लायबिलिटी कितने की लिख सकते हैं हम यहाँ पर आप लोग? 2 लाख रुपए की। अब आप बताइए लॉन्ग टर्म डेट कितने का हो गया? 14 लाख माइनस 2 लाख का 12 लाख का हो गया। सो अब आपके पास क्या आ गया? डेट भी आ गई और आपके पास इक्विटी भी आ गई है। डेट भी है और इक्विटी भी है। डेट अपॉन इक्विटी करेंगे तो 12 लाख था ना वो, और 6 लाख क्या निकला था आपका? ये रहा इक्विटी और ये निकला था डेट। तो योर रेशियो इज 2:1, इस तरह से निकला है। हमेशा नोन टू अननोन की तरफ चल रहे हैं। देखो एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं निकलता अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। जब आप सारा पेपर पूरा कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन इसके लिए पता है कम से कम 40 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस चाहिए। देखो सबसे कोई भी देखो, नो इशू। मैं आई एडवाइज यू, पीडीएफ से ज्यादा जरूरी है, पीडीएफ से ज्यादा अच्छा है कि आप फिजिकल कॉपी लें और उसको सॉल्व करें। सुनो, टुगेदर ले लीजिए, डी के गोयल ले लीजिए, टीएस ग्रेवाल की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए। सबसे पहले सॉल्व सैंपल पेपर करें आप। अनसॉल्व वाले मत उठाएं। अनसॉल्व वाले करेंगे कब? फरवरी के महीने में, अभी नहीं। सॉल्व सैंपल पेपर करिए, ठीक है? और मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि पेपर सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपका सिलेबस हो चुका है, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए आप तरीका बनाइए क्वेश्चन करने का हफ्ते में। अभी देखिए, आपने मंडे ले लिया, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इवन संडे भी। संडे को कोई रिक्रिएशन नहीं, मूवी फिल्म सब बंद कर दीजिए। अगर आपने एक दिन अकाउंट्स करा तो अगले दिन बिजनेस स्टडीज कर लिया, फिर ठीक है। फिर अगर एक मैथ्स कर लिया तो अगले दिन इको कर लिया, ठीक। और फिर आपने क्या कर दिया? फिर अकाउंट कर लिया, फिर इंग्लिश कर लिया और फिर एक मैथ्स कर लिया, ऐसे। बीएससी क्यों नहीं? क्यों? नहीं। हाँ सॉरी, ये इंग्लिश तो एक करो कोई बात नहीं, लेकिन बीएससी डाल दीजिए यहाँ पर। नहीं। हफ्ते में 2 मैथ्स होने चाहिए, 2 अकाउंट्स होने चाहिए, एक बिजनेस स्टडीज, एक इको, इंग्लिश। वो तो जो अच्छा लगता है उसको तो 5 कर लो। फॉलो करना है कर लीजिए, नहीं तो इट इज योर चॉइस। लेकिन एक चीज समझना, पता है लोग क्या करते हैं? अभी कुछ टीचर्स क्या सिखाएंगे आपको, मतलब जैसे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, 20 सैंपल पेपर उठा लो। पहले ऐसा करो कि 20 के 1 मार्कर कर लो सॉल्व। मैं बता रहा हूँ कुछ जगह अभी 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 क्या होगा, अभी आप स्टूडेंट ओरिएंटेशन होंगे, एक्सपर्ट्स आके आपको समझाते हैं, फिर बोलेंगे फिर क्या करो, फिर अगली बार में क्या करो, 3-3 नंबर के सारे सॉल्व कर लो 20 सैंपल पेपर से। फिर क्या करो, 5-5 नंबर के सॉल्व कर लो, फिर 6 नंबर के सॉल्व कर लो। वो पता कब होता है? जब आपके पास टाइम नहीं होता। वो जनवरी के महीने में, जनवरी के भी नहीं, फरवरी के, मतलब मार्च, मतलब समझ लो उस तरह से होता है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तरीका क्या क्वेश्चन करने का? आपने एक अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने के बाद उस पेपर में जितनी भी आपकी एरर्स थी, परेशानी, ऐसा नहीं होना कि 10 सैंपल पेपर एक लाइन में सॉल्व करे, बिल्कुल नहीं। एक सैंपल पेपर सॉल्व करा, उसके आंसर्स देखे, मान लो आपको पास एडजस्टमेंट नहीं आ रही तो उसको ठीक किया, आपको प्रोराटा नहीं आ रहा उसे ठीक किया, आपको कैश फ्लो नहीं आ रहा उसे ठीक करा, तब आप अगले सैंपल, तब तक आपके 1-2-3-4 दिन हो जाते हैं। और अगले सैंपल, और सुनो, सैंपल पेपर नंबर 1 रखा, एक नोटबुक बनाई अपनी, सैंपल पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके लिए था डाउट। देखना इसका मतलब क्या होगा। फिर आपने बिजनेस स्टडीज का पेपर सॉल्व किया अगले दिन, ठीक है। फिर बिजनेस स्टडीज के पेपर में वैसे देखा जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं कर रहे थे उनको रीइंफोर्स करा। फिर आपने मैथ्स का पेपर सॉल्व करा, मैथ्स सॉल्व करते समय आपको जिस जिस टॉपिक एरिया में परेशानी होती है उनको नोट करा। फिर जब आप अकाउंट इको का पेपर भी सॉल्व, उसके बाद जब आप अकाउंटेंसी के पेपर देने के लिए दोबारा से आए, तो अब आपने क्या करना है कि पहले सैंपल पेपर की गलतियों को ना उठा के देख लेना है सॉल्व करने से पहले। मतलब वो गलती अब दोबारा नहीं करनी है, तब मानूंगा मैं कि पेपर हुआ सॉल्व। और वही गलती दूसरे पेपर में भी कर रहे हो, वही तीसरे में भी कर रहे हो, इट इज नो यूज। फिर तो नंबर बढ़ाने से थोड़ी कुछ होता है कि मैंने 15 सैंपल पेपर कर लिया, मैंने 20 कर लिया, नहीं। हाँ, पहले सॉल्व कर दीजिए उसको, उस पर टाइम नहीं खराब करना, मान के चलिए और आदत डालिए। सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, और ध्यान से सुनना। आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है विद चॉइस 3 घंटे में, विद चॉइस। क्या होता है पता है इसका फायदा?
आप कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये चॉइस अच्छी थी या वो चॉइस अच्छी थी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों बाद 10, 7, 8 सैंपल पेपर के आपको खुद समझ में आ जाएगा यार ये इसके मुकाबले ज्यादा आसान है। एग्जाम में बड़ा फ्लॉ क्या होता है कि कई बार हम क्या होता है क्वेश्चन गलत ही चॉइस कर लेते हैं। गलत चॉइस क्वेश्चन हमारे को क्या करते हैं, बर्बाद कर देती है। तो अभी जितने भी सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करिए कि 3 घंटे में विद चॉइस करें उसको। बस अगर 3 घंटे में आप चॉइस के साथ दोनों चॉइस का पेपर 3 घंटे में कर पा रहे हैं, तो बोर्ड में तो आप 2 घंटा 30 मिनट में पेपर सॉल्व कर लेंगे। स्पीड अपने आप बढ़ेगी। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना स्पीड के लिए आपने। ध्यान रखना इस चीज का। गॉट इट? तो शेड्यूल ये फॉलो कर लीजिए और एक पेपर को करने के बाद उसकी सारी एरर को काबू में करने के बाद तब अगला पेपर उठाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले पेपर का नंबर 2 हफ्ते बाद आएगा। हमें तो टाइम ही नहीं मिला जी। ऐसा नहीं है भाई। देखो अब टाइम कम है, 68 डेज हैं आपके हाथ में और इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत शानदार चलेगी। बस ये डिसिप्लिन बना के चलना है। और कितना 2 पेपर हफ्ते में 2 पेपर दिख रहे हैं आपके, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इतने बड़े टाइम में आप निकाल सकते हैं टाइम। और वो बड़े वाली शीट होती है वो लीजिए, टाइमर लगा के बैठिए, 3 घंटा कर लीजिए किसी ना किसी तरह से। अगर बहुत बहुत ज्यादा मतलब जैसे मान लो किसी को लग रहा है तो दिसंबर तक क्या करिए कि थोड़ा सा एक अकाउंटेंसी, एक मैथ्स, एक इको, मतलब ऐसा कर लीजिए। मतलब दो दो ना करिए। मतलब जैसे कुछ लोगों के कंपनी अकाउंट्स पूरा बचा हुआ है, किसी की पूरी फर्स्ट बुक बची हुई है, तो दिसंबर तक की एंड तक टारगेट करिए कि इन सबको हम निपटा लें। मेरे सब्जेक्ट में तो मैं करवा दूंगा किसी ना किसी तरह से। एक्स्ट्रा बैठ के, थोड़ा बैठ के, ज्यादा बैठ के हम कर लेंगे उसको, लेकिन यहाँ आपको इसका ध्यान रखना है। तो दिसंबर तक आप क्या कर लेंगे कि अगर आप एक दो मतलब एक एक पेपर भी कर लेते हैं तो भी ठीक है। लेकिन करना है, शॉर्टकट नहीं लगाना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और लंबे वाले शीट में, और उसको टाइम लगा के करेंगे आप उसको। और एक पेपर की गलतियां सुधारेंगे। गलतियां सुधारने का मतलब क्वेश्चन नहीं सुधारना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गुडविल का क्वेश्चन सोल्यूशन देख लिया, वो नहीं। कंसेप्ट की कंसेप्ट सुधारना, अपना क्वेश्चन नहीं सुधारना, कंसेप्ट सुधारना। कि भाई अगली बार जब मैं गुडविल का क्वेश्चन करूं तो गलती ना आए, अगली बार रेशो का क्वेश्चन करूं तो गलती ना आए, अगली बार फोर फीचर रेशो करूं तो गलती ना आए, अगली बार पास एडजस्टमेंट करूं गलती ना आए, गारंटी करूं गलती ना आए। ऐसे ऐसे करके करना है। तो उससे क्या होगा कि आप, बच्चे क्या करते हैं ना, सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन का आंसर होता है उसे देख के मान लेते हैं कि भाई हमारा वो ठीक हो गया। लेकिन कंसेप्चुअली आप उस पर्टिकुलर, जो मान लो गुडविल का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली आप गुडविल में कमजोर हैं अभी भी। क्वेश्चन भले ही सॉल्व कर लिया आपने, लेकिन कंसेप्ट तो खराब ही है। तो ये प्रोसेस आप जनवरी तक चलाइए। फैब में देन यू आर एलिजिबल। अगर आप सैम्पल पेपर कर लेते हैं फैब में जाकर, आप जाके फैब मिड में, फैब में आप जाके तब आप कंफर्टेबल होते हैं किसके लिए, अनसोल्ड तभी भी नहीं करना। अनसोल्ड के लिए रुक जाना, फिर डेट शीट देख के अनसोल्ड का हिसाब किताब बनाएंगे। अनसोल्ड ज्यादा नहीं, 5 कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं। सॉल्व पे जोर लगाइए पूरा। प्रोडक्टिविटी चाहिए ना हमें तो। भाई मान लो मैंने अनसॉल्व करा और ना टीचर ने चेक करा, ना ट्यूशन वाले ने चेक करा, तो फिर कैसे काम चलेगा? अटक गए ना, फिर गलतियां तो रहेगी वैसी की वैसी। सॉल्व में तो कम से कम है कि आप सेल्फ असेसमेंट करके उन गलतियों को सुधार सकते हैं। तो भले ही आपको 2 बुक खरीदनी पड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? सॉल्व कर लीजिए। अनसॉल्व हो प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही है ना, सॉल्व अनसॉल्व क्या होना है। और एक ऑथर की कभी मत रिलाई करिए, आप कम से कम 2 या 3 ऑथर का काम करेंगे, क्योंकि एक ऑथर का माइंडसेट एक ही होता है, उसने पेपर एक ही तरह से बना रखे होते हैं। मान लो आपने मान लो आपने डीके गोयल वाला पेपर उठा लिया, उसको कर लिया, उसके सारे सॉल्व कर लिए, फिर आप टुगेदर वाले के सारे सॉल्व कर लीजिए, फिर टाइम बचता है किसी एक और ऑथर के कर लीजिए, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा करके जिसने जितने सैंपल पेपर कर लिए उसके नंबर उतने ज्यादा ऊपर जाने हैं हर सब्जेक्ट में, ये ध्यान रख लेना। कई लोग सोचते हैं ना कि जब मेरा सिलेबस पूरा ढंग से हो जाएगा तब मैं सैंपल पेपर करूंगा, बैड अप्रोच। नहीं, वो तो साइड बाय साइड चलना है। भाषण खत्म, ज्ञान खत्म, पढ़ाई की बात कर लेते हैं, है ना? नहीं, कर लिया। इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने, जैसे मैं अभी आपके सामने एक शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, देखिएगा जरा। दिस डॉक्यूमेंट, नहीं करो आवाज। क्या मैंने ये डॉक्यूमेंट क्लास ग्रुप पे शेयर करा है आपकी? कोई रुको ना, हाँ जबरदस्ती करा तो है नहीं। ये वाला दिख रहा है ये? कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन, ऑनलाइन वाले? Yes, sir. हाँ, करंट रेशो 2:1 है इसमें करीब करीब मैंने, और 32 रेशोस, 32 इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन दे रखे हैं, सब में रीजन के साथ दे रखा है। ऐसी करंट रेशो जब 2:1 है, जब करंट रेशो 1:1 है, जब वो पॉइंट याद है ना, मैंने बताया जब रेशो 1 से नीचे जाती है तो इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। क्विक रेशो 2:1, क्विक रेशो 1:1, क्विक रेशो 0.8:1,
डेट इक्विटी रेशियो 2:1, डेट इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशियो 0.8:1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसमें लास्ट पेज पे दे रखा है 6 नंबर पेज पे, इसको देखना जरा, ग्रॉस प्रॉफिट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होता नहीं लोगों से। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रखा है मैंने, बिल्कुल कैलकुलेशन करके समझा के, क्योंकि बुक में एक लाइन लिख रही है सिर्फ इसकी। देख रहे हैं ना, एक आधे पेज का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नीचे। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी है, पढ़ेंगे इसको, करेंगे इसको। और इंक्रीज डिक्रीज वाला इज नॉट, मतलब जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैरायटी बनती है इंक्रीज डिक्रीज सब डाली है इसके अंदर। देख रहे हैं ना, 24-26 क्वेश्चन तो करंट रेशियो से रिलेटेड है, फिर डेट इक्विटी रेशियो से लेके 22 क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं। ऐसा लिखना क्या होता है कि आपको जब भी बोलते हैं ना कि जैसे करंट रेशियो 2:1 थी और आपने डेटर की पेमेंट कर दी, तो आपको सिर्फ ऐसे बताना है कि विद दिस ट्रांजैक्शन न्यूमरेटर विल इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज, डिनोमिनेटर विल इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, एंड हेंस रेशियो विल इंप्रूव नॉट इंप्रूव या डिक्रीज। ऐसे आंसर लिखना होता है। बाई चांस आपको कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लीजिए। करंट रेशियो इज 2 लाख इज टू 1 लाख। लेट लायबिलिटी 60,000 इज पेड ऑफ, तो ऊपर भी 60 नीचे भी 60। और तब आप कंपेयर करके दिखा सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई रीजन लिखना नहीं आ रहा है, इसमें भी नंबर पूरा मिलता है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मदद समझाएं अगर आप, ठीक है। तो रेशो है वाइंड अप, इलस्ट्रेशंस पहले करने हैं, स्कैनर के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के। इसको करने में मजा आता है जब क्वेश्चंस होते हैं, तो कहीं फंसेंगे तो पूछेंगे, क्लास में पूछेंगे। और नेक्स्ट से फिर हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं फंडामेंटल की। हाँ ठीक है, चलिए। कहाँ से? कंपनी अकाउंट से? डिसोल्यूशन से करना है तो कर लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, डिसोल्यूशन से करता हूँ। डिसोल्यूशन इंटरमेंट है, क्योंकि पता क्या होगा, सुनो 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 सुनो, डिसोल्यूशन जो है ना बहुत लोगों का गड़बड़ हो रखा है। तो अगर डिसोल्यूशन को, और इंडिपेंडेंट टॉपिक है, क्योंकि बेटा सुन, अगर मैंने फंडामेंटल शुरू करा तो फंडामेंटल करते करते डिसोल्यूशन पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। और छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में हो जाएगा रिवाइज। हाँ क्यों नहीं, बहुत टाइम मेरे पास, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर